बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्ष भी पलटवार कर रहा है इस घोषणा पत्र को लेकर। और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी की दर्द और पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि उनकी सोच इस समय इतनी नकारात्मक है। नेगेटिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, वो इस समय बहुत सी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक साहब की भी जो चिंता है वो जायज है, क्योंकि पिछले 70 सालों में, पिछले 7 दशकों में इन्होंने जो होते हुए देखते हुए सुना है, वो सिर्फ वादे ही वादे देखे गए हैं। लेकिन पिछले 1 दशक में और पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार के चलते हुए हम जो बात करते हैं वो वादों की नहीं, दावों की बात करते हैं, क्योंकि हमने कर दिखाया है और हम आगे भी करके दिखाने के लिए सक्षम हैं। ये हमने भारत की जनता को साबित करके दिखाया है। इसीलिए भारत की जनता भरपूर पूरे दिल से मन बना के बैठी हुई है कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, आएगा तो मोदी। सर, युवाओं को कितना रोजगार दिया है शीतल जी? डॉक्टर बोलने दीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू जरूर, लेकिन मैं सवाल भी करूंगा ना, क्रॉस सवाल भी करूंगा। नहीं, मुझे पहले बोलने तो दीजिए, मैं अभी तो ओपनिंग कमेंट्स कर रहा हूं, जरूर उसके बाद सवाल खोलिएगा ना, फ्लो ब्रेक हो जाता है। शीतल जी, प्रार्थना है आपसे। जी जी जी, मेहरबानी आपकी। ओके जी, बोलिए। देखिएगा, हम यहाँ क्यों कह रहे हैं ये बात, इसलिए भलीभांति दुनिया जानती है, समझती है कि हमने जब कहा कि अमृत काल के 5 प्रण के ऊपर हमारी सरकार टिकी है, वो 5 प्रण कौन से थे? विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता एकजुटता का प्रवाह और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार। तो जब किसी इमारत की नींव मजबूत होती है तो उस इमारत की ऊंचाई डेफिनेटली अपने आप खुद ब खुद गगन चूमती हुई हो जाती है। और वही चीज आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमने भारत का चहुमुखी विकास किया है, तो हम देख पा रहे हैं कोई मानता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि भाई यहाँ पे क्या 50 करोड़ जनधन खाते खुल सकते हैं क्या? लोग नकारते थे, ऐसा होगा ही नहीं, गरीब आदमी है, कैश में पैसे रखता है। लेकिन आज ये डाटा है कि 50 करोड़ जनधन खाते हैं। अगर हम बीपीएम बीमा सुरक्षा योजना की बात करते थे तो 30 करोड़ से ऊपर लोग आज इसमें शामिल हैं। ये डाटा है हमारे पास। अगर हम बीमा जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं तो 14 करोड़ उसके अंदर है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ से ऊपर है। यानी कहने का मतलब है, मैं पूरा डाटा नहीं दूंगा आपके दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म है भी नहीं डाटा देने का। मैं बस समझना चाहूंगा कि आपका जो घोषणा पत्र है वो कितना डिफरेंट है। और मेरा यह भी सवाल रहेगा कि अभी अभी आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये मात्र एक जुमला पत्र है। कांग्रेस भी इसको जुमला पत्र ही कह रही है और ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो महंगाई है वो चरम पर है, वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में हमारा देश दूसरे नंबर पर महंगाई पर पहुंच चुका है। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन वो आरोप गलत है या सही है प्रूव करने के लिए तो हमें मुझे बताइए ना सर, रोजगार कितना रोजगार मिला युवाओं को करते हैं, तो जो आपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था। हम उस आरोप को गलत कैसे प्रूव करेंगे, आप बताइए डॉक्टर। अगर मैं आपको कहता हूं कि शीतल जी आप मुझे बताइए ना कितना रोजगार मिला है, डाटा ही तो देंगे। रोजगार कितना मिला है युवाओं को? मैं यही बता रहा हूं ना आपको, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूं, मेरी बात खत्म करने ठीक है, मैं वक्त से थोड़े से। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्ष भी पलटवार कर रहा है इस घोषणा पत्र को लेकर। डॉक्टर आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपको समय नहीं मिला था और मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी बात रखिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। ये आपके दर्शकों के लिए बहुत ही तर्कसंगत होगा अगर मुझे बात करने का अवसर मिलेगा। एक्चुअली क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वादे और दावों में क्या फर्क है। वादे, जैसे कि राहुल जी ने कहा, कोई कुछ भी कह सकता है, हम आपके लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आएंगे। लेकिन दावा वो होता है जो हमने जमीनी स्तर पे करके दिखाया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आप पे विश्वास कीजिए। और ये मोदी की गारंटी है, जो कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। अगर हम 4 पिलर की बात करें, जो विकसित भारत हमें बनाना है, 2047 तक हमें इसको डेवलप नेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब का उत्थान और हमारे किसान का भला, ये 4 पिलर जो मोदी जी ने बताए हैं, इसके ऊपर हमें काम करना होगा और हमने करके दिखाया है। क्योंकि अगर हम नारी शक्ति की बात करें सर, तो डॉक्टर आशीष जी, आपने युवा शक्ति की बात की। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन 80% युवा बेरोजगार हैं। यह रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है।
आप युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। सर मैं तो सारी बात ही कर रहा जी। हूं, आप मुझे करने देंगे तो मैं बिल्कुल, करूंगा, बिल्कुल। नहीं सर, करने देंगे तो मैं आपकी सुनूंगा। नहीं, डॉक्टर क्योंकि आशीष जब जी। मैंने आपको कहा कि 4 पिलर हैं, 4 पिलर में से नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब, चारों के उत्थान के लिए हमें काम करना है। ठीक मैं है। एक एक करके आपको सारे बता रहा हूं। ओके, जब ओके। हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो क्या एलपीजी कनेक्शन पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या मुद्रा लोन 27 करोड़ से ऊपर पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या मैटरनिटी लीव्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या नारियों का सम्मान बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो सारी चीजें आपके समक्ष हैं। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो क्या हर 2 दिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई या नहीं हुई। आप ये समझिएगा 70 साल की जो हालत खराब हो रखी है इस देश की, वो ठीक करने में थोड़ा समय तो जाएगा। हम उस पथ पे अग्रसर है। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो 9 साल में दुगने हो चुके हैं। IIIT एम्स की बात करें तो दुगने हो चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें कि अब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम यंगस्टर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात करें तो क्या उनको पीएम किसान में 11 करोड़ से ऊपर बेनिफिशियरी नहीं हुए हैं, क्या MSP डिक्लेयर्स नहीं हुए हैं, क्या 6 गुना कृषि के बजट में इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा क्लेम फसल बीमा योजना में सेटल नहीं हुए हैं। ये सारे जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछले 10 साल के अंदर लिए गए हैं, इन्हीं के आधार पे आज जनता हम पे विश्वास करती है कि भैया इन्होंने एम्स भी बढ़ा दिए, IIIT भी बढ़ा दिए, पढ़ने के इंस्टीट्यूट भी बढ़ा दिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भी काम किया, घर में जल में नल भी पहुंचा दिया, LPG कनेक्शन भी पहुंचा दिए, 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आयुष्मान भारत में भी जोड़ दिया, जन औषधि केंद्र भी पहुंचा दिए, ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर अपना जो है अपना लखपति बहनें जो 1 लाख से ऊपर जिनकी नेट एसेट है बन चुकी हैं। 3 करोड़ तक का हमारा लक्ष्य है। यानी हम इन विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं का अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो आज तक क्या किसी ने ऐसी सोच भी रखी थी क्या। अगर हम श्री अन्न के बारे में सोच रहे हैं जिससे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, क्या आज से पहले किसी ने ऐसी सोच बनाई थी क्या। ये सब चीजें, बुलेट ट्रेन, लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन कब आएगी, भाई साहब अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी समर्पित की जाने वाली है देश को, और उसके बाद साउथ, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट चालू है। 5G जहां अभी देश के बहुत सारे नेशन पहुंचे भी नहीं है, हम 6G के ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी कहने का बहुत सिंपल है आज की डेट में कि हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, उसकी तारीख हमने 2047 की दी है। लेकिन डेवलपिंग नेशन होते हुए भी हम जिस गति से प्रगति कर रहे हैं वो अपने आप में सबके सामने दिखाई। राहुल जी, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, विपक्ष भी पलटवार कर रहा है इस घोषणा पत्र को लेकर। हमारी कंट्री क्या डेवलप्ड नेशन है? आप बताइए। अगर डेवलपिंग नेशन है तो चीजें सुधरते सुधरते सुधरेंगी। 70 साल में जो नहीं हुआ उससे डबल काम अगर हमने 10 साल में करके दिखा दिया तो क्या हम उन्नति के पथ पे नहीं है? अगर हम एक एक करके बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आप बताइएगा ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, 370 हटाना हो, चाहे फिर वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आना हो, चाहे वो 12 सप्ताह से लेके 26 सप्ताह तक की मातृत्व अवकाश को लेके आना हो, चाहे वो 3.5 करोड़ मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को 6,000 रुपए देना हो, सशक्त बलों में स्थायी कमीशन में जगह दिलानी हो, या ये समझिएगा पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल इज टू मेल की रेशो 1000:1020 हो गई। क्या ये मजाक समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग UCC लाने की बात करते हैं जहां पे कहते हैं कि 18 साल से कम महिला की शादी नहीं होनी चाहिए, उसको एडॉप्शन में, उसको लीगल इनहेरिटेंस में, उसको डिवोर्स में इक्वल राइट मिलने चाहिए, क्या ये महिला सशक्तिकरण को आगे ले जाने की बात नहीं है? अगर हम बात करते हैं कि PM जनधन योजना में सिर्फ महिला लाभार्थी 28 करोड़ हैं, क्या ये महिलाओं को आगे ले जाने की बात नहीं है? जब हम सैनिटरी पैड जैसी बेसिक चीज 1 रुपए में उपलब्ध कराने का दावा करते हैं जन औषधि केंद्रों में, क्या आज तक किसी सरकार ने यह सोचा था? क्या जब इतने टॉयलेट बना के हमने महिला सम्मान की तरफ और महिला सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ाया, क्या आज तक किसी सरकार ने ऐसे सोचा था? गलतियां निकालना बड़ा आसान काम है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप की संख्या 100 गुना से अधिक हो चुकी है। आप बताइएगा ना, ये कोई छोटी बात है क्या कि 390 नए विश्वविद्यालय खोले गए, 7 IIT खोले गए, 7 एम्स खोले गए, ये सब चीजें पहले नहीं थी। 115 यूनिकॉर्न आज की डेट में कार्यरत हैं जो पहले 4 हुआ करते थे।
क्या ये युवा शक्ति को सशक्त करने की बात नहीं है? ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी कि इसके बिना देश सशक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इन सब चीजों पे अग्रसर हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों के ऊपर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 6 गुना कृषि बजट करना। क्या आज से पहले किसी सरकार ने ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए थे क्या? इतना नहीं हो सकता जब तक कि हमारा एक सर, तब भी डॉक्टर आशीष जी, तब भी किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों पे हमें आगे बढ़ना है। किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है, हमें संकल्प, रिटायर्ड फौजी आपसे नाराज है, रिटायर्ड सैनिक आपसे नाराज है। सर, नाराज तो कोई नाराजगी नहीं है। ये पॉलिटिकल जो बाकी पार्टीज हैं, उनको कोई एक जबरदस्ती एक बबल क्रिएट करना होता है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। उनको कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पॉइंट क्रिएट करना होता है जिससे वो अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जिंदा रख सके, और कुछ नहीं है। आप बताइएगा, जिस तरह से हम जबरदस्त मेजॉरिटी से हर जगह जीतते चले आ रहे हैं, पूरी जगह मोदी मय होता जा रहा है भारत, क्या वो ऐसा होता अगर लोग हमसे नाराज होते? ये एक गलत नैरेटिव। अब 2024 में 2024 के चुनाव 4 जून को जब परिणाम आएंगे वो तस्वीर साफ हो जाएगी। फियर मॉन्गरिंग करी जी, यूसीसी आया, फियर मॉन्गरिंग करी, सीएए आया, फियर मॉन्गरिंग करी। ये सिर्फ इस फियर मॉन्गरिंग को इसलिए करते हैं कि अपना राजनीतिक समय नहीं है मेरे पास समय। नमस्कार, JK 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आज बीजेपी का घोषणा पत्र भी सामने आए हैं। बाकी दलों ने पहले ही अपने अपने घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिए हैं। आज बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया है। संकल्प पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी है और इस गारंटी के भरोसे ही अब ये सरकार आगे जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। आपको बताना चाहेंगे, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उससे ठीक 5 से 6 दिन पहले ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया है, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया है और इसकी टैगलाइन जो है वो मोदी की गारंटी है, जिसका जिक्र हर बीजेपी का बड़ा नेता जो है वो अपने भाषणों के चलते रैलियों में करते हैं। और इसी मोदी की गारंटी जो टैगलाइन है, इसको आगे लेकर अब कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा जो है वो बनते जा रहा है। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी की तरफ से इस घोषणा पत्र के जरिए सामने जो है वो रखी गई हैं। हालांकि अन्य दलों के घोषणा पत्र, विपक्षी दलों के घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो या बाकी अन्य दल हो, उनकी तरफ से भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। लेकिन आज जो बीजेपी का अपना घोषणा पत्र है वो उन्होंने जारी किया है, उनके लिए काफी अहम दिन और अलग ही तरह का रूप इस घोषणा पत्र को दिया गया है। टैगलाइन मोदी की गारंटी, और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सभी भाषणों में मोदी की गारंटी का जिक्र करते हैं और ये कहते भी हैं कि मोदी की गारंटी पूरी होती है और हम गारंटी पूरी होने की भी गारंटी जो है वो देते हैं। तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बड़ी बातें भी बोली हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र को शुरू कर दिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़े बड़े मुद्दों पर भी नजर रखी गई है जो आज ही नहीं बल्कि 2014 से लाइमलाइट रही हैं बीजेपी के लिए। उन मुद्दों पर का भी आज जिक्र किया गया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इनका कहना है कि वो आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, जो अधूरे वादे रह गए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे हैं। तो इस छोटी छोटी बातें आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। SBI डेबिट कार्ड के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज, बिना KYC वाले फास्टैग बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। इनकम टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रेजिम जो है वो, इस तरह की तमाम बातें इसमें रखी गई हैं। और क्या कुछ बीजेपी के संकल्प पत्र में छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा होगी, MSP में बढ़ोतरी जारी रहेगी, हर गरीब को पक्का घर देने की योजना भी जारी रहेगी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी इसमें रखा गया है। स्वनिधि योजना का गांव तक विस्तार होगा। ये इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु इस घोषणा पत्र के आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। साथ ही साथ सीमा पार घुसपैठ पर नकेल कसी जाएगी और पिछले कुछ सालों में ये दावा भी सरकार कर रही है। मछुआरों के लिए बीमा योजना लाई जाएगी, मुफ्त
राशन की योजना आने वाले 5 साल यानी 2029 तक चलती रहेगी। समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूसीसी पूरे देश में लागू की जाएगी। ये मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। उत्तराखंड में ऑलरेडी यूसीसी को लागू कर दिया गया है, तो ये भी एक अंग इस घोषणा पत्र का है और बड़ा मुद्दा है देश के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ बड़ी बातें थी जो हम आपको बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार भी होगा। वंदे भारत पर भी ये सरकार जोर दे रही है। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। इसके अलावा पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। पाइप से वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा, ये हमने पहले ही बताया। और इस तरह से कई सारी बातें इस घोषणा पत्र में रखी गई हैं, जिन पर सरकार ने दावा किया है कि आने वाले समय में ये होगा। और गारंटी शब्द को हमेशा जो है वो सरकार द्वारा आगे रखा जाता है कि जो भी गारंटी दी जाती है वो पूरी होती है। और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए। हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाए। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से अपने घोषणा पत्र की तमाम महत्वपूर्ण बातें जो है वो सामने रखी हैं। फिलहाल उज्जवल हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ गए हैं। उज्जवल, पत्र कह रही है वो कहीं ना कहीं जो है वो जारी कर दिया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में इस वक्त वो बीजेपी का घोषणा पत्र है। तकरीबन 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है वो कहीं ना कहीं जारी रहा। उसमें बताया कि किस तरीके से 10 साल जो मोदी सरकार रही है, उन्होंने क्या क्या जो वादे किए थे, वो सारे वादे जो है वो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। और अब 2024 के जब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या जो है वो कहीं ना कहीं जो लोगों को है गारंटियां दी जा रही है। इस संकल्प पत्र को देखिए, मोदी की गारंटी जो है वो बताया गया है। और साथ ही अगर आप देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कहीं ना कहीं खुद बोला है कि मोदी की गारंटी मतलब 24 कैरेट सोने की खरी गारंटी जो है वो कहीं ना कहीं होती है। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बताते हैं कि ये जो संकल्प पत्र है, जो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो कि घोषणा पत्र है, इसमें क्या कुछ अहम बातें हैं। देखिए, ईवी टेक्नोलॉजी से लेके जो है वो कहीं ना कहीं बातें की गई है कि पेट्रोल का जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल का निर्यात जो पेट्रोल का इंपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं जो है वो कम किया जाएगा। ईवी टेक्नोलॉजी के सेक्टर को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो एनवायरमेंट है वो भी साफ सुथरा रहे और इसके साथ साथ जो है पेट्रोल भी उस पर कम निर्भर जो है लोग हो जाए। इसके साथ साथ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संकल्प पत्र में जो है बात किया, मोदी की गारंटी की बात की है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में उसको पूरी तरीके से और आगे बढ़ाया जाएगा। देश में जो एयरपोर्ट्स हैं, नए रेलवे स्टेशन हैं वो बनाए जाएंगे और रेल की जो पटरियां हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। जिस तरीके से वेटिंग होती है
ट्रेन की टिकट की, वो भी पूरी तरीके से जो है वो खत्म होगी आने वाले साल में। इसके साथ साथ देखिए महिलाओं के लिए जो है वो बात की है, लखपति दीदी की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और लक्ष्य रखा अगले कुछ सालों में जो है वो 3 लाख से ज्यादा जो है वो लखपति दीदी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बनाती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ देखेंगे अंडर वाटर मेट्रो की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है कि अंडर वाटर मेट्रो जो है वो चलाई जाएगी। और बुलेट ट्रेन की भी बात की है कि बुलेट ट्रेन के जो कॉरिडोर है उसके लिए बाकायदा जो है सारी चीजें की जाएंगी। और उसके साथ साथ यूसीसी की बात की है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो है वो बात की है कि इस दिशा में जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम बातें हैं जो आज कही गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो कि बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से मुद्रा लोन की बात की है, पहले 10 लाख का मुद्रा लोन होता था, लेकिन अब ये कहा गया है कि 20 लाख का जो है वो मुद्रा लोन मिलेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों जिनके पास घर नहीं है उनको भी जो है वो 3 करोड़ के आसपास जो है वो घर जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं बनाने वाले। तो कहीं ना कहीं सबकी जो बातें हैं इस घोषणा पत्र में रखी गई है। हालांकि विपक्ष की बात करेंगे शीतल, तो विपक्ष की तरफ से देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जो बातें हैं वो सामने आई है। उन्होंने बोला है तंज कसा है कि कैसे ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि फ्री बिजली की भी बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ अपना बयान दिया है कि अपनी फ्री बिजली जो है वो नहीं दे सकते। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जो है वो जुमला पत्र करार दिया है। अभी कुछ देर पहले जो है कांग्रेस के मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो मौजूद थे वहां पर पवन खेड़ा मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, उन्होंने भी जमकर प्रहार किया है संकल्प पत्र पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल तमाम जानकारी साझा करने के लिए इस घोषणा पत्र को लेकर। और घोषणा पत्र आ गया है तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस घोषणा पत्र को जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का संकल्प पत्र, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बताते थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा, यानी अगले 5 साल तक मुफ्त राशन भी जारी रहेगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा भी किया है। हर बुजुर्ग इसमें शामिल हो जाएगा। जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाएं भी मिलेंगी। इसके साथ साथ मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी, ये 10 से 20 लाख कर दी है। और गरीबों को 3 करोड़ घर भी दिए जाएंगे। ये इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या फिर यूं कहें तो बीजेपी ने अब लोगों को साधने की यहां पर कोशिश की है। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता आशीष हांडा जी हैं, डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस वक्त राहुल तलान जी बने हुए हैं। मैं पहले राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं इस घोषणा पत्र को पहले समझना चाहूंगा, ये किस पर जो है वो फोकस है, किस पर केंद्रित है? देखिए, मुझे लगता है जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, बीजेपी लगातार गरीबों की बात कर रही है। और जैसे उन्होंने मकान की बात की है, स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन की बात की है, उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। तो भारत का जो मोदी का विजन था, जो मोदी जी ने बोला था 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, वो उसी पे अपने घोषणा पत्र को लेके आए। लेकिन सवाल ये है कि घोषणा पत्र तो ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने घोषणा पत्र में दिए गए वादों को पूरा करना चाहिए। देखिए, चुनाव में आप आते हैं, लोगों को नई नई घोषणा करके चले जाते हैं, उनमें से कितने वादे पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए देश ये चीज भी जानना चाहता है कि आप एक डेडलाइन के साथ बोलें कि भाई इस समय हम इस योजना को पूरा कर देंगे, गरीबों को तब तक हम मकान दे देंगे, तब तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, तब तक हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। क्योंकि देखिए इस देश में लगातार यही हुआ है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार जब से देश आजाद हुआ है, उनके घोषणा पत्र में कभी किसी के में कोई कमी नहीं रही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देश की रही हैं आज तक, सबने अपने घोषणा पत्र अच्छे बनाए, लोगों की भलाई के लिए बनाए, लेकिन वो कंप्लीट कितने लोगों ने किए, सवाल ये है। ठीक है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो कंप्लीट कर पाई अपने घोषणा पत्र में दिए गए वादों को। तो अब जनता को जवाबदेही भी चाहिए। बीजेपी अच्छा घोषणा पत्र है, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में आप कमियां नहीं निकाल सकते हैं। वो उनका विजन यही है कि सब अच्छा अच्छा करेंगे हम, और अच्छे करने के लिए आती है पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन अच्छा होता क्यों नहीं है, सवाल ये है। क्यों भारत में गरीबी है आज तक? ठीक है, क्यों भारत में भुखमरी है अभी भी? क्यों हमें 2029 तक चुनाव राशन फ्री मुफ्त देना पड़ेगा? क्यों हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? तो सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई फुल प्रूफ ऐसी नीति है सरकार के पास कि भारत की इकोनॉमी को यहां लेके जाएंगे, बेरोजगारी को इतना कम कर देंगे, हर हाथ में रोजगार देंगे? कैसे रोजगार देंगे? अब सबसे बड़ी बात वो है कि आप ऐसे रोड मैप के साथ आइए कि एक युवा बेरोजगार नहीं रहेगा भारत में।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतनी बढ़ा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को हम पीछे कर देंगे। क्या ये सारी चीजें हैं? नहीं है, किसी भी घोषणा पत्र में नहीं है। हर कोई यही बोल रहा है मकान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आप टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ती है कि मुफ्त राशन दे देंगे, ठीक है टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन अगर जो आप रोजगार देंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हमें रोजगार देने की जरूरत है। बाकी रोजगार देने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जरूरत है, इन सारी चीजों पे भी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको इन चीजों में छूट देनी पड़ेगी। राहुल जी, आरजेडी का जब घोषणा पत्र आया था उसमें उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को पूरे देश में जो है वो रोजगार हम देंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो सामने आया है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है पिछले 10 साल से, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, आरजेडी का जो घोषणा पत्र है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है, 1 करोड़ रोजगार देना? नहीं, सबसे देखिए सवाल यह है कि आपने बोल तो दिया, मैं भी बोल दूं एक पॉलिटिकल पार्टी बना के कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे रोड मैप देना पड़ेगा ना कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा कैसे, कहां रोजगार देंगे? बिहार में? बिहार में क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तैयार है? क्या बिहार को आपने वैसे तैयार कर दिया है कि लोग आए और इन्वेस्ट करें? क्या आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप नए नए शहर बसाएं और नई नई औद्योगिक जोन बनाएं और वहां बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज लगें? लेकिन सवाल ये है कि देखिए, आपको लिखना है, एक डॉक्यूमेंट ही तो लिखना है, बैठ के टाइप करना है, आप कर दीजिए टाइप, घोषणा पत्र यही है भारत में। लेकिन जब तक आप घोषणा पत्र को बहुत अच्छे से नहीं, जनता नहीं समझेगी और जनता उस पर रिएक्ट नहीं करेगी, तब तक ये वादे हैं, चुनाव में बहुत लंबे वादे किए जाते हैं। जी डॉक्टर आशीष जी, जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक राहुल जी कह रहे थे कि घोषणा पत्र ऐसा हो जो जनता समझे, जिससे जनता रिएक्ट करे, जिसका प्रभाव जनता पर पड़े, क्या बीजेपी का घोषणा पत्र उस तरीके का सामने आया है? और दूसरा सवाल रहेगा, पिछली बार की जो 2 घोषणा पत्र आपके सामने आए हैं जब आपने सरकार बनाई, उससे यह घोषणा पत्र कितना अलग है, कितना लोगों के हित में है? बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, विपक्ष भी पलटवार कर रहा है इस घोषणा पत्र को लेकर। और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी की दर्द और पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि उनकी सोच इस समय इतनी नकारात्मक है, नेगेटिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, वो इस समय बहुत सी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक साहब की भी जो चिंता है वो जायज है, क्योंकि पिछले 70 सालों में, पिछले 7 दशकों में इन्होंने जो होते हुए देखते हुए सुना है, वो सिर्फ वादे ही वादे देखे गए हैं। लेकिन पिछले 1 दशक में और पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार के चलते हुए हम जो बात करते हैं वो वादों की नहीं, दावों की बात करते हैं, क्योंकि हमने कर दिखाया है और हम आगे भी करके दिखाने के लिए सक्षम हैं। ये हमने भारत की जनता को साबित करके दिखाया है। इसीलिए भारत की जनता भरपूर पूरे दिल से मन बना के बैठी हुई है कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, आएगा तो मोदी। सर, युवाओं को कितना रोजगार दिया है? शीतल जी डॉक्टर बोलने दीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू जरूर, लेकिन मैं सवाल भी करूंगा ना, क्रॉस सवाल भी करूंगा। नहीं, मुझे पहले बोलने तो दीजिए, मैं भी तो ओपनिंग कमेंट्स कर रहा हूं, जरूर उसके बाद सवाल खोलिएगा ना, फ्लो ब्रेक हो जाता है। शीतल जी, प्रार्थना है आपसे। जी जी जी, मेहरबानी आपकी। ओके जी, बोलिए। देखिएगा, हम यहाँ क्यों कह रहे हैं ये बात, इसलिए भली भांति दुनिया जानती है, समझती है कि हमने जब कहा कि अमृत काल के 5 प्रण के ऊपर हमारी सरकार टिकी है, वो 5 प्रण कौन से थे? विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता एकजुटता का प्रवाह और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार। तो जब किसी इमारत की नींव मजबूत होती है तो उस इमारत की ऊंचाई डेफिनेटली अपने आप खुद ब खुद गगन चूमती हुई हो जाती है। और वही चीज आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमने भारत का चहुमुखी विकास किया है, तो हम देख पा रहे हैं, कोई मानता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि भाई यहाँ पे क्या 50 करोड़ जनधन खाते खुल सकते हैं क्या? लोग नकारते थे, ऐसा होगा ही नहीं, गरीब आदमी है, कैश में पैसे रखता है। लेकिन आज ये डाटा है कि 50 करोड़ जनधन खाते हैं। अगर हम पीएम बीमा सुरक्षा योजना की बात करते थे तो 30 करोड़ से ऊपर लोग आज इसमें शामिल हैं, ये डाटा है हमारे पास। अगर हम बीमा जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं तो 14 करोड़ उसके अंदर है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ से ऊपर है। यानी कहने का मतलब है, मैं पूरा डाटा नहीं दूंगा आपके दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म है भी नहीं डाटा देने का। मैं बस समझना चाहूंगा कि
आपका जो घोषणा पत्र है वो कितना डिफरेंट है। और मेरा यह भी सवाल रहेगा कि अभी अभी आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये मात्र एक जुमला पत्र है। कांग्रेस भी इसको जुमला पत्र ही कह रही है और ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो महंगाई है वो चरम पर है, वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में हमारा देश दूसरे नंबर पर महंगाई पर पहुंच चुका है। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन वो आरोप गलत है या सही है प्रूव करने के लिए तो हमें मुझे बताइए ना सर, रोजगार कितना रोजगार मिला युवाओं को करते हैं, जो आपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था। हम उस आरोप को गलत कैसे प्रूव करेंगे आप बताइए। डॉक्टर अगर मैं आपको कहता हूं कि शीतल जी आप मुझे बताइए ना कितना रोजगार मिला है, डाटा ही तो देंगे। रोजगार कितना मिला है युवाओं को? मैं यही बता रहा हूं ना आपको, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूं, मेरी बात खत्म करने ठीक है ठीक है, मैं वक्त से छोटे से जी आशीष जी लौटूंगा आपके पास क्योंकि जितना समय आपने राहुल जी को दिया उसका आधा समय तो मुझे दीजिए। मैं समय दे दूंगा, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, उसके बाद डॉक्टर आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा। आपकी भावनाओं की पूरी कद्र है मुझे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। घोषणा पत्र को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। डॉक्टर आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और राहुल जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। डॉक्टर आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपको समय नहीं मिला था और मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी बात रखिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। ये आपके दर्शकों के लिए बहुत ही तर्कसंगत होगा अगर मुझे बात करने का अवसर मिलेगा। एक्चुअली क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वादे और दावों में क्या फर्क है। वादे जैसे कि राहुल जी ने कहा कोई कुछ भी कह सकता है, हम आपके लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आएंगे, लेकिन दावा वो होता है जो हमने जमीनी स्तर पे करके दिखाया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम पे विश्वास कीजिए। और ये मोदी की गारंटी है, जो कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। अगर हम 4 पिलर की बात करें जो विकसित भारत हमें बनाना है 2047 तक, हमें इसको डेवलप नेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब का उत्थान और हमारे किसान का भला, ये 4 पिलर जो मोदी जी ने बताए हैं, इसके ऊपर हमें काम करना होगा और हमने करके दिखाया है। क्योंकि अगर हम नारी शक्ति की बात करें सर, तो डॉक्टर आशीष जी आपने युवा शक्ति की बात की, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन 80% युवा बेरोजगार हैं। यह रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। आप युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। सर मैं तो सारी बात ही कर रहा हूं, आप मुझे करने देंगे तो मैं करूंगा, नहीं करने देंगे तो मैं आपकी सुनूंगा। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि 4 पिलर हैं, 4 पिलर में से नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब, चारों के उत्थान के लिए हमें काम करना है। मैं एक एक करके आपको सारे बता रहा हूं। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो क्या एलपीजी कनेक्शन पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या मुद्रा लोन 27 करोड़ से ऊपर पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या मैटरनिटी लीव्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या नारियों का सम्मान बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो सारी चीजें आपके समक्ष हैं। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो क्या हर 2 दिन के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई या नहीं हुई। आप ये समझिएगा 70 साल की जो हालत खराब हो रखी है इस देश की, वो ठीक करने में थोड़ा समय तो जाएगा। हम उस पथ पे अग्रसर है। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो 9 साल में दुगने हो चुके हैं। IIIT एम्स की बात करें तो दुगने हो चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें कि अब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम यंगस्टर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात करें तो क्या उनको पीएम किसान में 11 करोड़ से ऊपर बेनिफिशियरी नहीं हुए हैं, क्या MSP डिक्लेयर्स नहीं हुए हैं, क्या 6 गुना कृषि के बजट में इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा क्लेम फसल बीमा योजना में सेटल नहीं हुए हैं। ये सारे जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछले 10 साल के अंदर लिए गए हैं, इन्हीं के आधार पे आज जनता हम पे विश्वास करती है कि भैया इन्होंने एम्स भी बढ़ा दिए, IIIT भी बढ़ा दिए, पढ़ने के इंस्टीट्यूट भी बढ़ा दिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भी काम किया, घर में जल में नल भी पहुंचा दिया, LPG कनेक्शन भी पहुंचा दिए, 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आयुष्मान भारत में भी जोड़ दिया, जन औषधि केंद्र भी पहुंचा दिए, ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर अपना जो है अपना लखपति बहनें जो 1 लाख से ऊपर जिनकी नेट एसेट है बन चुकी हैं। 3 करोड़ तक का हमारा लक्ष्य है। यानी हम इन विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं का अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो आज तक क्या किसी ने ऐसी सोच भी रखी थी क्या?
अगर हम श्री अन्न के बारे में सोच रहे हैं जिससे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, क्या आज से पहले किसी ने ऐसी सोच बनाई थी क्या? ये सब चीजें, बुलेट ट्रेन, लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन कब आएगी? भाई साहब, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी समर्पित की जाने वाली है देश को, और उसके बाद साउथ, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट चालू है। 5G, जहां अभी देश के बहुत सारे नेशन पहुंचे भी नहीं है, हम 6G के ऊपर पहुंच चुके हैं। यानी कहने का बहुत सिंपल है आज की डेट में कि हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, उसकी तारीख हमने 2047 की दी है। लेकिन डेवलपिंग नेशन होते हुए भी हम जिस गति से प्रगति कर रहे हैं वो अपने आप में सबके सामने दिखाई राहुल जी, मैं वो भी जानना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में कितना बदलाव हुआ है इस सरकार में, जो दावा कर रही है कि पहले 70 सालों में नहीं हुआ लेकिन पिछले 10 सालों में हुआ। जो वादे किए वो हमने पूरे किए। साथ ही साथ जो आज का घोषणा पत्र आया है वो कहा जा रहा है कि इस पर ज्ञान पे फोकस रखा गया है, यानी GYAN, जिसमें कहीं ना कहीं गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिला है। क्या ये चारों जो अल्फाबेट्स हैं, क्या इसमें कवर हो रहे हैं आज के इस घोषणा पत्र में? देखिए शीतल जी, पहली बात, अगर जो इस देश को विकसित बनना है तो इस देश की आधी आबादी है महिला, और कोई भी देश जो विकसित होने का सपना देखता है उसकी महिलाएं घर में बैठी हों, काम नहीं करती हों, तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। मैं इतना इकोनॉमिक्स तो मैं भी समझता हूं। तो इस देश की अधिकांश महिलाएं घर में बैठी हुई हैं और आप उनके सम्मान की बात करके इस देश को ना विकसित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता है। पहली बात, किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई थी। किसानों की आय नहीं, आप एक एक करके रहिए राहुल जी, एक एक करके रहिए। आप महिला की बात पे हैं, तो मैं पहले महिला के ऊपर आपकी बात सुनना चाहूंगा और अपनी बात कहना चाहूंगा। आज भी जारी है। युवा ऐसे इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। आशीष जी, आपको समझ दूंगा मैं। नारियों की जो सुरक्षा बलों के अंदर, डॉक्टर आशीष जी, आप बीच में मत बोलिएगा। डॉक्टर आशीष जी, बताइए, आज आपने घोषणा पत्र जारी किया है, आपके लिए खुशी का दिन है। 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 6,000 मिल रहा है। डॉक्टर आशीष जी, आप बीच में बोल रहे हैं। आप ऐसे लोगों, डॉक्टर आशीष जी 2 मिनट रुकिए आप। राहुल जी आप पूरी बात कीजिए। गलत फैला रहे हैं ना सर। नहीं डॉक्टर आशीष जी, आपको जवाब का पूरा समय दूंगा मैं। डॉक्टर आशीष जी, समय दूंगा ना डॉक्टर आशीष जी। हटाया गया वो महिला सम्मान नहीं था। ठीक है राहुल जी, शीतल जी, समय दूंगा डॉक्टर आशीष जी, धैर्य रखिए आप। आदमी हूं मैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी का आदमी हूं, और जब मैं आलोचना करता हूं तो असहजता होना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं है, मैं लेफ्टिस्ट ना, आप अगर कहते हैं कि नारी सम्मान के लिए कुछ नहीं हुआ तो मैं आपका खंडन आलोचना करने का अधिकार है ना, तो वो मैं करूंगा ना। डॉक्टर आशीष जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, आपका घोषणा पत्र अधूरा रह जाएगा। मैं राइटिस्ट होकर आलोचना कर सकता हूँ ना, वो तो अधिकार है मुझे और मैं करूंगा वो। क्या बताइए, मैं इतना इकोनॉमिक्स समझता हूँ, महिलाएं जब तक घर में बैठी रहेंगी ये देश विकसित नहीं हो सकता है। ये बात मैं जानता हूँ, इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। रही बात युवाओं की 80% आप रिपोर्ट बता रहे हैं। डॉक्टर आशीष जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप राशन देंगे घर में, राशन दीजिए आप, लेकिन जरूरतमंद को दीजिए। आप 85 करोड़ लोगों को राशन जरूरतमंद कौन है, कैसे पता चलेगा? विकसित हो जाएंगे। आप लेने गए हैं राशन, आपका डेटा क्रैश कर रहा है। शीतल जी लेने गए हैं राशन, जरूरतमंद ही जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और इस देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। आप आधे से ज्यादा लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं। क्यों देना पड़ रहा है जी? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार के लिए आपकी पॉलिसीज क्या है? आप एक बात बताइए आशीष जी, जिस देश में 7-8 रुपए यूनिट पर बिजली मिले, नोएडा में आप जमीन खरीद लीजिए फैक्ट्री लगाने के लिए, गुड़गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीद लीजिए, आपको रेट पता है कितना है? और आप सोचते हैं देश विकसित होगा? आपकी पॉलिसीज गलत है। अगर जो आपको इस देश को विकसित करना है और विकसित होने का सपना दिखाना है तो पहले जमीन सस्ती करिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जमीन सस्ती करिए, बिजली सस्ती करिए। आपको चाइना से कंपीट करना है, कभी तुलना की है चाइना से अपनी? आप बोलते हैं कि हम सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सप्लाई चेन में हिस्सेदारी जी? बताइए हमें, कैसे बनेगी सप्लाई चेन में हिस्सेदारी? जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से ज्यादा होगी, राहुल जी को भी करना पड़ेगा ना। राहुल जी अपना होमवर्क करें, नहीं तो देख आके नेगेटिविटी फैलाएं। राहुल जी, मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से। लच्छेदार बातें करने से आशीष जी, लच्छेदार बातें करने से समस्याएं हल नहीं होती। लच्छेदार बातें नहीं, मैं आपको डाटा दे रहा हूं ना। राहुल जी आप देखिए राहुल जी, मैंने आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर रखा है। आइडियोलॉजी का विरोधी हूँ,
राहुल जी रुकिए 2 मिनट आप। लेकिन जो पॉलिसीज है मैं उनका विरोधी हूं। सिर्फ एक चीज में काम किया है सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं मानता हूं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत, तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या रोजगार नहीं होता? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो क्या इंजीनियर को डेवलपमेंट नहीं मिलेगी? इंजीनियर को ग्रोथ नहीं मिलेगी? क्या लेबर को ग्रोथ नहीं मिलेगी? क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? क्या नौकरियां नहीं बढ़ेंगी? क्या बात करते हैं राहुल? सुनिए आप, डीपली स्टडी कराइए कि कितने लोगों ने मुद्रा लोन लेने के बाद स्वरोजगार गलती तो सर चांद में भी निकाली जा सकती है। गलती निकालने का क्या है? गलती तो भी हॉस्पिटल में 10 निकाल देंगे, रेल में निकाल देंगे। गलती निकालने ठीक है, एक गेस्ट की ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। डॉक्टर आशीष जी रुकिए आप, मैं आपको समझ दूंगा, कर दीजिए ऑडियो डाउन, कर दीजिए ऑडियो डाउन। सुनिए, ऑडियो मैंने डाउन करा दिया। अगर ऐसे करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर आशीष जी, आज आपका घोषणा पत्र आया है, थोड़ा सा खुशी रखिए, धैर्य रखिए, लोगों को समझाइए कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया है, अगले 5 साल में आप क्या करेंगे अगर सरकार बनेगी। आपने घोषणा पत्र लाया, उसमें क्या खास रखा है? राहुल जी, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं कि ये जो घोषणा पत्र पिछले 10 सालों में जो इन्होंने किया है, 2 बार का जो घोषणा पत्र लाया है, उससे क्या अलग है? मैं इस पे सीधा जवाब चाहूंगा राहुल जी आपसे। देखिए, हर कोई सरकार महिलाओं की बात करेगी। सरकार ने महिलाओं की बात की है, युवाओं की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, किसानों की बात की है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, पिछली बार भी यही सब बातें थी, किसानों के दोगुने करने की बात थी, अभी भी वही है कि किसान लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। आपके जब किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज से, तो आपको अपनी पॉलिसी को एनालिसिस करने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि किसानों को कितने बेनिफिट्स दिए जाएं। युवा बेरोजगार बैठा हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत है। युवाओं को आप तब भी रोजगार दे रहे थे 2 करोड़, आज भी रोजगार दे रहे हैं, लेकिन क्या 2 करोड़ दे पाए? क्यों नहीं दे पाए? सवाल यह है, क्यों नहीं दे पाए? कहां पॉलिसी लैग की? क्यों आप वैसी पॉलिसी नहीं बना पाए? सवाल यह है कि वैसी 2 करोड़ देना क्या संभव है भारत में? बिल्कुल संभव है, ये नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव लोग लेके आने पड़ेंगे। सरकार में बैठे हुए लोग, मैं प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, मुझे प्रधानमंत्री के विजन पे भरोसा है, लेकिन जो सरकार में और बाकी लोग बैठे हुए नाकारा, उनको हटाने की जरूरत है। राहुल जी, एक बात बताइए मुझे, क्या अभी इस वक्त सरकार में कॉम्पिटिटिव लोग नहीं बैठे हैं? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपके मैं इससे इतर एक बात करता हूं कि अगर जो आज मोदी जी के नाम के जो सांसद है ना, जो मोदी जी के नाम पे बने हुए हैं, उनमें से अधिकांश हार जाएंगे। अपना जो उनको सांसद निधि मिली वो पूरी नहीं कर पाए, क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर का नाम बता सकता हूं जो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है राहुल जी, रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर आशीष जी का समय आ चुका है। डॉक्टर आशीष जी, पहले शुरुआत से इन्होंने कहा कि महिला को सम्मान देने से हमारा देश विकसित नहीं होगा, उनको रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। जो 2 करोड़ या जो जितने भी वादे आपने किए थे पिछली बार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष आप पर घेर रही है, युवा का रोजगार हो, महंगाई हो या बाकी अन्य चीजें हो। जी, मैं वही आपको बताने का प्रयास। जी, हमारी कंट्री क्या डेवलप्ड नेशन है? आप बताइए। अगर डेवलपिंग नेशन है तो चीजें सुधरते सुधरेंगी। 70 साल में जो नहीं हुआ उससे डबल काम अगर हमने 10 साल में करके दिखा दिया तो क्या हम उन्नति के पथ पे नहीं है? अगर हम एक एक करके बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आप बताइएगा ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, 370 हटाना हो, चाहे फिर वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आना हो, चाहे वो 12 सप्ताह से लेके 26 सप्ताह तक की मातृत्व अवकाश को लेके आना हो, चाहे वो 3.5 करोड़ मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को 6,000 रुपए देना हो, सशक्त बलों में स्थायी कमीशन में जगह दिलानी हो, या ये समझिएगा पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल इज टू मेल की रेशो 1000:1020 हो गई। क्या ये मजाक समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग यूसीसी लाने की बात करते हैं, जहां पे कहते हैं कि 18 साल से कम महिला की शादी नहीं होनी चाहिए, उसको एडॉप्शन में, उसको लीगल इनहेरिटेंस में, उसको डिवोर्स में इक्वल राइट मिलने चाहिए, क्या ये महिला सशक्तिकरण को आगे ले जाने की बात नहीं है? अगर हम बात करते हैं कि पीएम जनधन योजना में सिर्फ महिला लाभार्थी 28 करोड़ हैं, क्या ये महिलाओं को आगे ले जाने की बात नहीं है? जब हम सैनिटरी पैड जैसी बेसिक चीज 1 रुपए में उपलब्ध कराने का दावा करते हैं जन औषधि केंद्रों में, क्या आज तक किसी सरकार ने यह सोचा था? क्या जब इतने टॉयलेट बना के हमने महिला सम्मान की तरफ और महिला सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ाया, क्या आज तक किसी सरकार ने ऐसे सोचा था? गलतियां निकालना बड़ा आसान काम है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप की संख्या 100 गुना से अधिक हो चुकी है। आप बताइएगा ना,
ये कोई छोटी बात है क्या कि 390 नए विश्वविद्यालय खोले गए, 7 IIT खोले गए, 7 एम्स खोले गए, ये सब चीजें पहले नहीं थी। 115 यूनिकॉर्न आज की डेट में कार्यरत हैं जो पहले 4 हुआ करते थे। क्या ये युवा शक्ति को सशक्त करने की बात नहीं है? ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी कि इसके बिना देश सशक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इन सब चीजों पे अग्रसर हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों के ऊपर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 6 गुना कृषि बजट करना। क्या आज से पहले किसी सरकार ने ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए थे क्या? इतना नहीं हो सकता जब तक कि हमारा एक सर, तब भी डॉक्टर आशीष जी, तब भी किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों पे हमें आगे बढ़ना है। किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है, हमें संकल्प, रिटायर्ड फौजी आपसे नाराज है, रिटायर्ड सैनिक आपसे नाराज है। सर नाराज तो कोई ये नाराजगी नहीं है। क्यों? ये पॉलिटिकल जो बाकी पार्टीज हैं, हाँ। उनको कोई एक जबरदस्ती एक बबल क्रिएट करना होता है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। उनको कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पॉइंट क्रिएट करना होता है जिससे वो अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जिंदा रख सके, और कुछ नहीं है। आप बताइएगा, जिस तरह से हम जबरदस्त मेजोरिटी से हर जगह जीतते चले आ रहे हैं, पूरी जगह मोदी मय होता जा रहा है भारत, क्या वो ऐसा होता अगर लोग हमसे नाराज होते? ये एक गलत नैरेटिव। अब 2024 में 2024 के चुनाव 4 जून को जब परिणाम आएंगे वो तस्वीर साफ हो जाएगी। फियर मॉन्गरिंग करी जी, यूसीसी आया, फियर मॉन्गरिंग करी, CAA आया, फियर मॉन्गरिंग करी। ये सिर्फ इस फियर मॉन्गरिंग को इसलिए करते हैं कि अपना राजनीतिक समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जो बातें हैं वो रखने के लिए। फिलहाल आज जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ है और अब राजनीतिक गलियानों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस भी बीजेपी पर वार कर रहा है, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है और विपक्ष ने इसको जुमला पत्र जो है वो करार दिया है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, इस तरह की तमाम जो अटकलें हैं वो तस्वीर जो है वो 4 जून को साफ हो जाएगी कि आखिर नई सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।